आज मिन्नी के घर में उसकी माँ पूजा की कुछ सहेलियाँ आई हुई थी और खूब गप्पे लड़ा रही थी। सभी काफी एक्साइटेड हैं। चलो ममता, अच्छा है तुम्हारी बेटी की भी शादी हो ही गई। पूजा की बात सुनकर ममता थोड़ा अजीब तरीके से कोमल की तरफ देखती है। अरे क्या हुआ, क्या सोचने लगी तू? ये खा, तेरे मनपसंद के लड्डू बनवाए हैं मैंने आज। अच्छा पूजा, एक बात बता, तेरी बेटी की शादी कब हो रही है? अरे भाई, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है और वैसे भी मेरी बेटी मिन्नी तो बड़ी समझदार लड़की है। हाँ, आजकल सब समझदार हैं। बस फिर क्या, मिन्नी ने भी अपने लिए लड़का पहले से ही पसंद कर लिया है। अच्छा, क्या नाम है उसका? उसका नाम सोमेश है। मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बहुत पहुंच है उसकी। पैसे की तो कोई कमी ही नहीं होगी मेरी बेटी को वहाँ। हाँ। वाह, तेरी बेटी की तो लॉटरी निकल गई पूजा। हाँ, अरे ममता, ये बोल कि उस लड़के की लॉटरी लग गई। मेरी बेटी इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, और क्या चाहिए आज के जमाने में किसी को। मेरी बेटी तो जिस घर में जाएगी उस घर को रोशनी से भर देगी। सही है। अरे चिंता मत कर कोमल, तेरे भी बेटे की शादी हो जाएगी। इसीलिए बोलती हूँ कि अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर तूने नमन पर बचपन से ध्यान दिया होता ना, तो आज और भी अच्छा होता। पूजा, अरे तुम दोनों क्या सोच रही हो? खाओ ना। हाँ, खा रहे हैं, बहुत अच्छी बनी है। हाँ, और ये मिठाई भी बहुत अच्छी बनी है। जरूर तेरी बेटी ने बनाई होगी। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा है कोमल तुमने। ऐसी स्पेशल डिशेस तो मेरी बेटी ही बना सकती है, और कोई नहीं बना सकता भाई इस घर में। हाँ, वो तो है ही। तेरी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है। हाँ, बस तेरे बेटे का रंग थोड़ा दब गया है, वरना तेरा बेटा भी कम नहीं है। हाँ। अच्छा पूजा, अब हम चलते हैं। हाँ, ओके, बाय बाय। इसके बाद कोमल और ममता पूजा के घर से चली जाती हैं। वहीं पूजा अपनी दोनों सहेलियों के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। अपने बच्चों को देखती नहीं और दूसरे के बच्चों की कमियां निकालना शुरू कर देती है। मेरा बेटा अगर सांवला है तो क्या हुआ, उनके बच्चों से कई गुना बेहतर तो है ना। बड़ी आई। वहीं दूसरी ओर कोमल और ममता पूजा के ऊपर बहुत गुस्सा कर रही थी। इसको अपने बच्चों पर बहुत गुरूर है। देखना, एक दिन इसके बच्चे ही इसका घमंड तोड़ेंगे। हाँ, देखो तो हमारे बच्चों को कैसे बोलती है, जैसे कोई इज्जत ही नहीं है उनकी। अरे कोमल, इसीलिए मैं कह रही थी इस घर नहीं जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही बकवास करती रहती है। अगर मैं वहाँ थोड़ी देर और रहती ना, तो मुझे चक्कर ही आ जाते। हाँ, मुझे भी। खैर छोड़ो, चलते हैं अब। हाँ चलो, पूजा का नाटक तो हमेशा चलता ही रहेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मिन्नी अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। माँ देखो, जरा ये लहंगा कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा है, एकदम बढ़िया। वैसे तू जो भी पहनेगी तेरे ऊपर अच्छा ही लगेगा। माँ, आप भी ना कुछ ज्यादा ही तारीफ करती हो मेरी। अरे जो तारीफ करने के लायक होता है उसकी तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? हाँ माँ, ये तो है, लेकिन लोगों के सामने ज्यादा तारीफ करना सही नहीं। पता नहीं लोग क्या सोचते होंगे। देख बेटा, मुझे दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं। मुझे तो बस खुद से और अपने बच्चों से मतलब है। एक ही तो जिंदगी है बेटा, उसको भी क्या टेंशन लेकर काटना। हाँ वो तो है माँ। तभी मिन्नी का फोन बजने लगता है। देख, फोन बज रहा है, शायद सोमेश का फोन होगा। हाँ माँ, यू आर राइट, जा बात कर ले। और मिन्नी सोमेश से बात करने के लिए वहाँ से दूसरे रूम में चली जाती है। कॉल पर, क्या बात है? अब याद आ रही है मेरी, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। हाँ, मुझे पता था मिन्नी तुम यही कहोगी, इसलिए मैंने माफी मांगने की प्रैक्टिस पहले ही कर ली थी। चुप रहो, तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। ओफो मिन्नी, गुस्से में तुम्हारी आवाज कितनी मीठी लगती है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। वैसे कहाँ से सीखी तुमने ये खूबी? जब किसी लड़के की गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर होती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली बातें बनाना सीख जाता है। इतनी बातें बनाते हो कि मैं अपना गुस्सा भी भूल गई और मुझे पता भी नहीं चला। मैडम, मेरे साथ रहोगी ना तो गुस्सा और दुख क्या होता है सब भूल जाओगी। हाँ वो तो है, इतना प्यार करने वाला पति जो मिलने वाला है मुझे। और मुझे इतनी प्यारी बीवी। चलो, तारीफ तो बहुत हो गई। अब ये बताओ कि शादी की सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ बाबा, सारी तैयारियां हो गई हैं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ओके, अच्छा ठीक है, अभी मुझे काम है, मैं तुम्हें शाम को कॉल करती हूँ। ओके। इसके बाद मिन्नी कॉल काट देती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सोमेश की बहन हेमा किसी आदमी से कॉल पर बात कर रही है। कॉल पर, तुम्हारा काम बस होने ही वाला है, तुम काम के आधे पैसे जल्दी दे देना। तुम टेंशन मत लो,
तुम लोगों को सारे पैसे सही समय पर मिल जाएंगे, लेकिन पहले काम तो कंप्लीट होने दो। ठीक है, लेकिन ध्यान से पैसे दे देना, कहीं भूल मत जाना। तुम मुझे सही से जानती नहीं हो, इसीलिए ऐसे बोल रही हो। मैडम, मैं अपनी जुबान का बहुत पक्का हूँ। ठीक है, अब ये बताओ कि आगे का क्या प्लान है? तो सुनो। और वो आदमी फुल डिटेल के साथ हेमा को किसी प्लान के बारे में बताता है। ओके, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। गुड। ठीक है, अब मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी। हेमा फोन रख देती है। खैर, ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं सोमेश और मिनी की शादी का दिन आ जाता है। मिनी की माँ अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कराती है। शादी तो बड़े धूमधाम से करवा रही है, अब देखना ये है कि इसकी बिटिया ससुराल संभाल पाएगी या नहीं। वही तो, बातें तो बड़ी बड़ी करती है, अब देखते हैं होता क्या है। हाँ, शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। कुछ घंटे में मिन्नी की विदाई हो जाती है और वो अपने पति सोमेश के साथ कार से ससुराल जाने लगती है। फाइनली हम एक दूसरे के हो ही गए सोमेश। हाँ मिन्नी, बहुत खुश हूँ मैं। और तभी घर आ जाता है और सोमेश की माँ कात्यायनी और बहन हेमा बाहर आती है और मिन्नी घर की तरफ देखकर हैरान हो जाती है। वहाँ कोई मेहमान भी नहीं थे। मिन्नी की सास कात्यायनी कहती है, चलो बेटा, कार से उतर जाओ। वेलकम भाभी। क्या? यहाँ क्यों? ये जगह तो आप लोगों के घर से बिल्कुल अलग है। हाँ मिन्नी, सॉरी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन उस वक्त बता नहीं पाया। दरअसल वो पूरा घर मेरे चाचा जी ने अपने नाम कर लिया है। क्या? इतना छोटा घर है ये? अभी मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दी है। मेरा वकील जल्दी केस जीत जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, तब तक हम लोग इसी घर में रह लेते हैं। दरअसल मिन्नी पहले भी सोमेश के घर में आई थी, लेकिन वो घर इस घर से बिल्कुल अलग था। मिन्नी सोमेश के जिस घर में पहले आई थी वो घर काफी आलीशान था। वहीं दूसरी ओर ये वाला घर तो मुश्किल से एक कमरे का ही था। अरे मिन्नी बेटा, तूने तो प्यार करके सोमेश से शादी की है, अब तुम दोनों एक हो गए हो। भला इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हाँ भाभी, घर चाहे एक कमरे का हो या 4 कमरे का, असली घर तो वही होता है जिस घर के सदस्यों के बीच बहुत प्रेम होता है। आई एम सॉरी मिन्नी, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। नहीं नहीं सोमेश, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है। और वैसे भी मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, ये हुई ना बात बहू। अच्छा, सारी बात बाहर ही कर लेंगे या घर के अंदर भी चलेंगे आप लोग? हाँ चलिए। और सभी लोग एक कमरे वाले घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते ही मिनी एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि कमरा काफी छोटा था और कमरे के अंदर ज्यादा कुछ सामान भी नहीं था। देख ले बहू, आज से ये घर ही तेरा संसार है। जी सासू माँ। अच्छा बहू, अब तो आराम कर ले, थक गई होगी। हम भी आराम कर लेते हैं। मैं और हेमा यहीं आंगन में सो जाएंगे, तुम दोनों कमरे में जाओ। हाँ माँ, बहुत थकान लग रही है, चलो अब सब आराम कर लेते हैं। हेमा और कात्यायनी आंगन में आराम करने चले जाते हैं। मिनी और सोमेश कमरे में आ जाते हैं। तभी सोमेश प्यार से मिनी के पास आता है। इतना क्यों शर्मा रही हो मिन्नी? अब तो मैं तुम्हारा पति बन चुका हूँ। आओ मेरे पास आओ। और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और उनके वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत होती है। अगले दिन कात्यायनी बैठी हुई थी कि तभी पंखा खराब हो जाता है। बहू। हाँ माँ जी बोलिए। अरे ये पंखा तो, इसे भी अभी खराब होना था। सोमेश और हेमा तो काम पर गए हैं। गर्मी इतनी हो रही है और ऊपर से एक कमबख्त पंखा। बहू, जरा मार्केट जाना और वहाँ से किसी पंखा ठीक करने वाले को बुला कर लेके आना, नहीं तो ऐसी गर्मी में मैं मर जाऊंगी। अरे नहीं सासू माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं अभी पंखा ठीक करने वाले को लेकर आती हूँ, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हाँ बहू, जल्दी जा। मिनी मार्केट की तरफ निकल जाती है। मार्केट में वो किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान में जाती है। मैडम, अभी लड़का बाहर गया है, आपको 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, रहने दीजिए फिर। और मिनी वहाँ से दूसरी दुकान में जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उस समय मिनी को कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता है। बेचारी मिनी इतनी धूप में पंखा ठीक करने वाले को ढूंढने के चक्कर में इधर उधर भटकती रहती है। हे भगवान, मैं ये सब सह लूंगी, लेकिन मेरी माँ को ये सब पता चलने मत दीजिएगा, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। और तभी उसे सोमेश एक चाय की दुकान में चाय पीता हुआ दिख जाता है। सोमेश यहाँ? और मिनी सोमेश के पास चाय की दुकान के पास जाने लगती है, लेकिन उससे पहले ही सोमेश वहाँ से निकल जाता है। इन्हें तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इन्हें कॉल लगाती हूँ। मिनी उसे कॉल लगाती है, लेकिन सोमेश उसकी कॉल नहीं उठाता है। उठाओ सोमेश, कॉल उठाओ। तो क्या सोमेश जानबूझकर मिनी का कॉल नहीं उठा रहा था
और क्या मिनी के ससुराल वाले उससे झूठ बोल रहे थे? मिनी ने बहुत बार अपने पति सोमेश को कॉल किया था, लेकिन सोमेश ने उसकी कॉल नहीं उठाई। इनको क्या हो गया है? आखिर ये मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? आखिर क्या बात है? मिनी परेशान हो जाती है और तभी वो अपनी घड़ी में टाइम देखती है। अरे, शाम के 5 बज गए हैं। सासू माँ को गर्मी लग रही होगी। हे भगवान, अभी तक कोई इलेक्ट्रिशियन भी नहीं मिला। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे तो इस मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। मिनी सोच ही रही थी कि तभी पीछे से बूढ़ा आदमी आता है। अरे बिटिया, तुम बहुत देर से मार्केट में यहाँ वहाँ भटक रही हो। मैंने तुम्हें देखा। तुम्हें किसी इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है ना? हाँ काका। अरे तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अच्छा ठीक है काका। हाँ, आओ मेरे साथ एक दुकान पर आओ। और वो बूढ़ा आदमी मिनी को एक दुकान पर ले जाता है। यही दुकान है बेटा, जब भी कभी ऐसा कुछ काम हो तो इसी दुकान पर आ जाना। बहुत अच्छी दुकान है ये। बहुत बहुत शुक्रिया काका आपका। अरे इसमें कैसा शुक्रिया बेटा, इतना तो हर इंसान को करना ही चाहिए। सही कहते हैं। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अच्छा बेटा, तुम अपना काम कर लो, अब मैं चलता हूँ। वही मिनी दुकानदार से बात कर लेती है और गुड्डू नाम के इलेक्ट्रिशियन को लेकर अपने घर जाती है। बेटा, बहुत देर लगा दी तूने। हाँ माँ, कोई मिल ही नहीं रहा था। अच्छा चल, कोई बात नहीं। वही वो लड़का पंखा ठीक कर देता है। मिनी पैसे लेकर आती है। जी, आपका पंखा बिल्कुल ठीक हो गया है। ये आपके पैसे। शुक्रिया। और वो लड़का पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अच्छा माँ, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, आपको भूख लग रही होगी, काफी लेट हो गया है। हाँ बेटा, भूख तो बहुत लग रही है। हाँ माँ, बस कुछ देर रुक जाइए। और मिनी खाना बनाने लगती है। वही थोड़ी देर में सोमेश घर आ जाता है। अच्छा सोमेश, ये बताओ कि तुमने मेरे कॉल क्यों नहीं उठाए? मैंने तुम्हें कितने कॉल लगाए? अरे वो आज बहुत ही जरूरी मीटिंग थी और मीटिंग में किसी को भी फोन ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने अपना फोन बैग में रख दिया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें आज मार्केट में देखा था, वहाँ तुम चाय पी रहे थे। क्या? तुम मार्केट में क्या करने गई थी मिन्नी? वो आज दिन में पंखा खराब हो गया था, तो मैं पंखा ठीक करने वाले इलेक्ट्रिशियन को ढूंढने मार्केट गई थी। अच्छा मिन्नी, वो दरअसल क्या है ना कि मीटिंग बहुत लंबी चली थी, इसलिए मैं बहुत थक गया था, तो मैंने सोचा कि जरा बाहर आऊं और चाय पी लूं। दरअसल चाय पीने से मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लेट जाइए, आप थक गए होंगे। हाँ मिन्नी, ऑफिस वाले तो बहुत ही काम करवाते हैं, मैं तो बहुत थक गया हूँ। हाँ बेटा, आराम कर ले। थोड़ी देर में सोमेश की बहन हेमा भी आ जाती है और खाना भी रेडी हो जाता है। सभी लोग खाना खाने बैठ जाइए, खाना बन गया है। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और कुछ देर बाद सब सो जाते हैं। अगली सुबह मिनी अपने घर के काम में लग जाती है। पहले वो झाड़ू पोछा करती है, फिर उसके बाद कपड़े धोने की तैयारी करने लगती है। फिर तभी उसकी मम्मी का कॉल आता है। हे भगवान, कहीं माँ को ये सब पता न चल जाए, बस उन्हें सच्चाई पता चलने मत दीजिएगा। हे भगवान, मैं कॉल उठाती हूँ। मिनी कॉल उठा लेती है। अरे बेटा, क्या बात है? जब से तेरी शादी हुई है तो मुझे भूल ही गई है। क्या हुआ, अपनी माँ की याद नहीं आती क्या अब? ऐसी बात नहीं है मम्मी। चल अच्छी बात है, अपने ससुराल में रम जाना, ये भी बहुत ही अच्छी बात होती है। मुझे तो पता था कि तू अच्छे से सब संभाल लेगी। मुझे तो तुझ पर गर्व हो रहा है बेटा। मम्मी, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं सब मम्मी। हाँ, वो तो मुझे पता है। मेरी बेटी इतनी अच्छी है कि कोई भी ऐसी बहू पाकर बहुत खुश होगा। अच्छा सुन, मुझे तुझे कुछ बताना है। हाँ बताइए। मैं कल तेरे घर आ रही हूँ, ठीक है? मुझे तेरे ससुराल वालों को देखने का बहुत मन हो रहा है। वैसे भी वहाँ पर तो 5-6 कमरे तो है ही, रह लूंगी किसी भी कमरे में। माँ, ये तो ठीक है, लेकिन अभी आप मत आइएगा। माँ, गलत मत समझिएगा, ठीक है? वो शाम को हम सब घूमने हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं। ओह अच्छा, चल ठीक है, तू अपने ससुराल वालों के साथ एंजॉय कर, कोई बात नहीं। माफ कर दीजिएगा मम्मा, आई होप कि आपको बुरा नहीं लग रहा होगा। अरे बेटा, हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे से घुल मिल जाए। अब जब तू अपने ससुराल वालों के साथ घुल मिल रही है तो इसमें मुझे क्या परेशानी होगी बेटा? थैंक यू मम्मी, आप बहुत अच्छी हैं, आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझाती हैं। हाँ बेटा, वो तो मैं हूँ। अच्छा मम्मी, मैं अभी कुछ काम कर रही थी, मैं आपसे शाम को बात करती हूँ। हाँ, जा बेटा, तू जा, मैं तो ऐसे ही बोलती रहती हूँ। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चल अब जाओ और अपना काम कर ले। मिनी फोन रख देती है। बहू सुन। जी सासू माँ। अरे बहू, तूने अपनी माँ को हमारे एक कमरे वाले घर के बारे में बता दिया क्या? पता नहीं क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में। नहीं माँ जी, मैंने उनको ऐसा कुछ भी नहीं बताया। हाँ बेटा, मुझे पता है कि तूने उनको क्यों नहीं बताया।
अगर तूने ये सब बताती तो हर जगह थू थू हो जाती। क्या करें, अगर सोमेश के चाचा ने हमारे साथ धोखा न किया होता तो अभी हमारे पास कई कमरों वाला मकान होता। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए, देखना जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी वकील इस पर काम कर रहे हैं ना। ये बात सुनकर कात्यायनी हड़बड़ा जाती है। न जाने क्या छुपा रही थी वो। हाँ, वकील इस केस पर काम कर रहे हैं, देखना वकील केस जीत जाएगा। हाँ सासू माँ, मैं रोज माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी हमारा मकान हमें मिल जाए। अच्छा बेटा, तूने मेरी पुरानी वाली साड़ी धो दी क्या? अरे हाँ सासू माँ, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई, कपड़े धोने हैं। हाँ बेटा जा और जल्दी से कपड़े धो ले। तो मिनी ढेर सारे कपड़े धोती है। उसका ससुराल तो सिर्फ एक ही कमरे का था, इसलिए इतने कपड़े वहाँ धोना समझो नामुमकिन ही था। तो वो कपड़े छत पर जाकर धोती है। वहीं कमरे के अंदर एक छोटा सा नल लगा था, तो उस नल से मिनी बाल्टी में पानी भरकर बार बार छत पर ले जा रही थी। बहुत दर्द हो रहा है कमर में। फिर भी मिनी जैसे तैसे बचे हुए कपड़ों को धोने लगती है। वो कपड़े धो ही रही थी कि अचानक से नीचे कमरे से उसकी सासू माँ की चिल्लाने की आवाज आती है। बहू, बेटा जल्दी नीचे आ जा। मिनी भागकर नीचे जाने लगती है। आई सासू माँ। हर जगह पानी था और जब वो नीचे पहुँचती है तो देखती है कि वो नल लीक कर रहा था और पानी पूरे कमरे में फैल चुका है। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? वही तो सासू माँ, अभी तो ये नल बिल्कुल ठीक था, अचानक से ये कैसे लीक करने लगा? तो क्या ये किसी की चाल थी या ये अपने आप ही हुआ था? ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। बहू देख, नल को बंद करने के चक्कर में तो मैं पूरी भीग गई हूँ। अब तू ही कुछ कर बेटा, मेरे तो कमर में ही दर्द होना शुरू हो गया है। हाय रे बुढ़ापा। हाँ माँ जी, कर रही हूँ। और मिनी कुछ प्लास्टिक और कपड़े के टुकड़ों से उस नल के लीक हुए जगह को बांधने लगती है। बेटा संभाल के। हाँ माँ जी। लेकिन वो नल तो ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा पानी लीक करने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? वही तो माँ जी, आप सोमेश को कॉल लगाइए, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा। कात्यायनी अपने बेटे को फोन लगाती है, लेकिन सोमेश उसका फोन नहीं उठाता है। आखिर सोमेश को क्या हो गया है? वो आजकल किसी का फोन क्यों नहीं उठाते हैं? कोई बात नहीं बेटा, काम में व्यस्त होगा। माँ जी, पानी पूरे कमरे में भर रहा है, अब हमें बाहर निकलना होगा। हाँ बेटा। और दोनों लोग अपना जरूरी सामान लेकर कमरे से बाहर निकल जाती हैं। मिनी रोने लग जाती है। हे भगवान, आखिर क्यों? यकीन नहीं होता कि मुझे ऐसे दिन भी देखने पड़ रहे हैं। क्या हुआ बहू, रो मत। क्या सोच रही है? मुझे पता है कि तू यही सोच रही है ना कि हम सब कितने बुरे हैं। नहीं सासू माँ, आप हमेशा ऐसा क्यों कहती हैं? आप तो एक बहुत अच्छी सास हैं। इन सब में आपकी क्या गलती? बेटा। और कात्यायनी अपनी बहू को गले से लगा लेती है। वहीं थोड़ी देर बाद ही सोमेश का कॉल आता है। मिनी उसे सब बताती है कॉल पर। अच्छा मिनी, तुम टेंशन मत लो, मैं 1-2 घंटे में नल बनाने वाले को लेकर आता हूँ। प्लीज जल्दी आ जाइए, नहीं तो हम सबको आज बाहर ही रहना पड़ेगा। ओके ओके। रात तक हेमा भी आ जाती है। सब घर से बाहर ही थे। वहीं आधी रात हो जाती है, लेकिन अभी तक सोमेश नहीं आया था। फोन भी नहीं लग रहा इनका। भैया कहाँ गए हैं? इतनी रात हो गई। अब इसका मतलब ये था कि कम से कम आज तो शायद मिनी के ससुराल वालों को घर के बाहर ही सोना होगा। सभी घर वाले कमरे में पानी भर जाने के कारण घर के बाहर ही अपनी रात गुजारते हैं। जिस बात का डर था वही हुआ, आज यहीं बाहर रात बितानी पड़ेगी। सोमेश न जाने कहाँ है। चिंता मत कर बेटा, कहीं काम में फंस गया होगा, आ जाएगा। और इंतजार करते करते सुबह के 5 बज जाते हैं और सोमेश घर आता है। अरे बेटा, तू आ गया? तू कहाँ था? भैया, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? देखिए, आपकी वजह से हम लोगों को बाहर सोना पड़ रहा है। वही तो, सोमेश आपको सही टाइम पर आना चाहिए था। वैसे थे कहाँ आप? अरे बहुत जरूरी काम आ गया था, तो मुझे वहीं पर जाना पड़ा। अगर नहीं जाता तो बॉस मुझे काम से निकाल देते। वही तो, तुम दोनों समझती नहीं हो और बेवजह मेरे बेटे से सवाल पर सवाल पूछे जा रही हो दोनों। माँ, लेकिन देखिए तो किस तरीके से पूरी रात हमें घर के बाहर रहना पड़ा। वही तो। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ी। नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है। ऑफिस का काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझा? रुक, काम करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा अपना सेहत का भी ध्यान रखा कर। हाँ माँ, अब तो पानी टंकी में खत्म हो गया होगा। चलो सब अंदर। अंदर तो बुरा हाल हो गया है, जाना तो पड़ेगा। सभी अंदर जाते हैं और हर चीज पानी से तर थी। कुछ देर बाद सोमेश जाकर प्लम्बर को लेकर आता है और वो नल ठीक कर देते हैं और साथ ही कमरे में भरे हुए पानी को कमरे से बाहर निकाल देते हैं। मिन्नी, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें पता नहीं क्या क्या सहना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। खैर, ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं
और मिनी के एक कमरे वाले ससुराल में आए दिन और भी गड़बड़ होती ही रहती है। ज्यादा ही बनती है ना ये अपने आप को। इसकी अकल तो मैं ठिकाने लाकर ही रहूंगी। हाँ, तेरे कमर में दर्द हो रहा है ना, रुक जा, असली दर्द क्या होता है ये तो मैं तुझे बताकर रहूंगी। न जाने आज कात्यायनी को क्या हुआ था। वो चिल्लाकर मिनी को बुलाती है। क्या हुआ माँ जी? सुन बहू, जरा ये देख, कोने में जाला रह गया है, जरा इसे साफ कर दे। और हाँ, शाम को मेरे घर में मेरी 2 सहेलियां आने वाली है, तो जरा घर के सारे काम फटाफट कर देना। जी सासू माँ। मिनी एक स्टूल के ऊपर चढ़ जाती है और जाला साफ करने लगती है। स्टूल ज्यादा लंबा नहीं था, इसलिए उसे कोने कोने में पहुंचने में बहुत दिक्कत हो रही थी और ऊपर से उसके कमर में दर्द भी हो रहा था। हे भगवान, आह! अचानक मिनी लड़खड़ा जाती है और स्टूल से नीचे गिर जाती है। अरे अरे, हे राम, बहू ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं माँ जी, ठीक हूँ। अच्छा तो फटाफट से सारे काम कर दे, बहुत दूर से आ रही है वो दोनों। ठीक है माँ जी। मिनी की शादी के बाद पहली बार उनके घर में कोई मेहमान आ रहे थे, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कोई भी गड़बड़ हो। काम तो टाइम से करना ही होगा, वरना माँ जी की बहुत बेइज्जती होगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। बेचारी मिन्नी जैसे तैसे करके कमर दर्द को सहते हुए घर का सारा काम निपटा देती है। वहीं करीब दिन के 3 बज जाते हैं और कात्यायनी की दोनों सहेलियां बिंदु और नंदू भी घर आ जाती है। वाह कात्यायनी, तूने तो कमरे को बड़ा अच्छा सजा रखा है, एकदम मजा ही आ गया देख के। पहले तो तू अपने घर को कितना गंदा रखती थी। अरे कैसी बातें कर रही है बिंदु तू, अभी तक ज्यादा बोलने की आदत नहीं गई तेरी। अरे अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया, अब तो मुझे और भी ज्यादा बोलने की आदत लग गई है। सम सम। क्या क्या बोली? अरे इसका मतलब है सेम टू सेम। अरे नंदू, तुझे इंग्लिश नहीं आती है तो तू इंग्लिश बोलने की कोशिश क्यों करती है? अरे कुछ दिन पहले ही तो मैंने इंग्लिश क्लास ज्वाइन करी है, एक बार अंग्रेजी सीख लूं तब देखना तुम लोगों की कैसे बैंड बजाती हूँ। जान? ज्वाइन कहना चाह रही है वो बेवकूफ। हाँ वही वही। क्या यार, तुम लोग तो हंसा हंसा कर मेरा पेट ही दुखा दोगे। अरे तो तू हंस ना, वैसे तेरी बहू बहुत अच्छी है, सारा काम करती है और नाश्ता पानी भी बहुत अच्छे से बना लेती है। हाँ वाकई में। हाँ, ये क्या काम करती है, इससे ज्यादा काम तो हम किया करते थे अपने समय में। वो तो है यार, थोड़ा ठंडा जूस पीने को मिल जाता तो मजा ही आ जाता। हाँ हाँ क्यों नहीं, रुक जा। बहू सुन तो जरा, जाके मुन्ना की दुकान से 4 गिलास अनार का जूस ले तो आ। ठीक है माँ जी। और हाँ, उसी की दुकान से लेकर आना, किसी और की दुकान से मत लेकर आना। जी माँ जी। मिनी जूस लेने के लिए वहीं चली जाती है। अच्छा हुआ चली गई, यहाँ पर थी तो मैं खुलकर बात भी नहीं कर पा रही थी। वैसे तुम लोग इसकी ज्यादा तारीफ मत करो। अच्छा क्या कमी है इसमें? वैसे बिगड़ी हुई लड़की है ये। सुना है इसका पहले एक आशिक भी था जिसे इसने धोखा दे दिया, इसने तो उसे पागल ही बना दिया था। हाँ। हे राम, कात्यानी ये क्या बोल रही है तू अपनी बहू के बारे में? वही तो, क्या ये बात सच है और तूने पता भी किया है क्या? अरे हाँ हाँ, मैंने सब कुछ पता किया है। तुम नहीं जानती हो कि किस खेत की मूली है ये। मेरे बेटे को तो मजबूरी में इससे शादी करनी पड़ी, वरना ऐसी लड़कियों को तो हम अपने घर की बहू तो क्या अंदर भी ना आने दें। अच्छा ये बात सच है, तो तेरी बहू वाकई में बहुत बेकार है। सही कह रही है, पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। एक हम लोग हैं, देखो कितने सीधे साधे हैं, बचपन से अपने पूरे घर को संभाला करते थे, पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है। खैर थोड़ी देर में मिन्नी जूस लेकर घर आ जाती है। माँ जी ये लीजिए जूस। रख दे यहाँ। कुछ घंटे बीत जाते हैं और कात्यायनी की दोनों सहेलियां वहाँ से चली जाती है। वहीं शाम को कात्यायनी अपनी बहू को बुलाती है। बहू आज खाने में क्या बनने वाला है? माँ जी वो मैं कह रही थी कि क्यों ना हम आज कुछ बाहर से खा लें, क्योंकि मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लग ही रहा था कि तू कुछ ऐसे ही बोलेगी। अरे एक दिन ज्यादा काम क्या कर लिया तूने, तो बहाना ही मारना शुरू कर दिया। नहीं माँ जी, मैं बहाना नहीं मार रही हूँ, वाकई में कमर में बहुत दर्द हो रहा है, बाम लगाने से भी आराम नहीं मिल रहा है, थोड़ा आराम करने की जरूरत है। ओ हो, तो तेरे कहने का मतलब ये है कि हम तुझसे गधे की तरह काम करवाते हैं? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बस मैं ये कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए। पहले तो तू अपने ससुराल वालों की बेइज्जती कर रही है और ऊपर से जुबान पर जुबान लड़ा रही है। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं मुझे। चुप, मुझे तेरे हाथ का बना कोई भी खाना नहीं खाना, आज से मैं खुद ही खाना बनाऊंगी। चल हट अब यहाँ से, मुझे खाना बनाने दे। और कात्यायनी खाना बनाने के लिए चूल्हे के पास बैठ जाती है। माँ जी रुकिए ना, आप खाना क्यों बना रही हैं? मैंने कहा ना हम सोमेश को फोन करके बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। नहीं, आज तूने मेरा अपमान किया है, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। पर माँ जी, मिनी अपनी सासू माँ को खाना बनाने से रोकने लगती है और इसी धक्का मुक्की में कात्यायनी अपनी बहू को जोर के धक्का दे देती है।
मिनी नीचे गिर जाती है। आह! अरे अरे! तभी वहाँ मिन्नी की ननद हेमा आ जाती है और उसे सहारा देकर उठाती है। भाभी उठिए, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना आपको? नहीं ननद जी। माँ, ये आपने क्या किया? आपने भाभी को धक्का क्यों दे दिया? बोलो। नहीं ननद जी, उन्हें ऐसे मत कहो आप। नहीं नहीं, डांटो, सब मुझे ही डांटो, सारी गलती तो मेरी ही है, और क्या। नहीं माँ जी प्लीज। माँ चुप हो जाइए, कभी कभी आप कुछ ज्यादा ही बोल देती हैं। भाभी आप चलिए मेरे साथ। हेमा की बात सुनकर कात्यायनी मुंह बना लेती है। वहीं हेमा अपनी भाभी को पास के ही एक छोटे से क्लिनिक से चेकअप करवा के घर ले आती है। भाभी अब आपको कैसा लग रहा है? हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है। आप आराम करो, खाना भैया ले आएंगे बाहर से, मैंने उनको फोन कर दिया है। अच्छा ननद जी, आपका बहुत शुक्रिया। अरे भाभी इसमें शुक्रिया कैसा, आप तो मेरी भाभी है ना। आपकी जैसी ननद तो सबको मिले। तो थोड़ी देर में सोमेश भी खाना लेकर घर आ जाता है। कात्यायनी अभी तक मुंह बनाकर बैठी थी। खाना ले आया हूँ, सभी लोग खाना खा लो। मुझे नहीं खाना कोई तेरा खाना वाना। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो? माँ जी आपने बहुत देर से कुछ भी नहीं खाया है, खाना खा लीजिए। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी, बस। आखिर हुआ क्या है माँ? तेरी पत्नी कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ती है, मेरी बात तो सुनती ही नहीं है। ऐसा क्या किया मिन्नी ने माँ? मुझे कुछ नहीं बोलना, अब बस। माँ बस भी करो। माँ जी कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। कात्यायनी अपनी बहू को देखकर मुंह बनाती है। हाँ बढ़िया ही नौटंकी। अचानक गेट खुलता है और मिनी देखती है कि उसकी माँ पूजा वहाँ आ गई है। सभी पूजा को देखकर चौंक जाते हैं, खासकर मिनी। माँ, आंटी आप? सासू माँ। सभी लोग मिनी की माँ पूजा को वहाँ देखकर हैरान हो गए थे। पूजा की भी आंखें फटी रह गई थी। माँ आप यहाँ? वो माँ। हाँ सासू माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों, अपनी बेटी के ससुराल आने के लिए भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी? बोलो। नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर कात्यायनी मुंह बनाकर खड़ी हुई थी। अच्छा मिनी बेटा, अब ये बता दे कि ये एक कमरे वाला घर तेरे ससुराल वालों का ही है क्या? माँ वो हमारा घर नहीं है, दरअसल सोमेश के चाचा ने वो घर हड़प लिया है माँ। लेकिन आप चिंता मत करिए, हम लोगों ने वकील हायर किया हुआ है, जैसे हम केस जीत जाएंगे वो घर हमें मिल जाएगा। अरे कोई घर वर नहीं मिलने वाला तुझे मिनी। हाँ माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो, मिलेगा ही वो घर तो। तेरे ससुराल वाले एक नंबर के झूठे हैं, झूठे। मुझे इनकी सारी सच्चाई पता चल गई है। तेरा भाई जगत इन लोगों पर कुछ दिनों से नजर रख रहा था। पता चला है कि ये लोग कई सालों से इसी घर में रहते हैं। हमारे साथ फ्रॉड हुआ है बेटा। क्या, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। बेटा इन लोगों ने तेरे सामने और मेरे सामने अमीर होने का नाटक किया, जबकि इन लोगों के पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। सोमेश की तो कोई नौकरी भी नहीं है, ये तो आवारा है, आवारा। क्या? सोमेश ये तुमने सही नहीं किया। अब तुम्हें मैं जेल की चक्की पिसवाऊंगी, तब इसे समझ आएगा कि किसी के साथ फ्रॉड करने का नतीजा क्या होता है। क्या सोमेश, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे साथ? हाँ, इनकी वजह से पूरे समाज में मेरी थू थू होने वाली है, लेकिन मैं भी क्या क्या कर सकती हूँ ये लोग नहीं जानते। जीना मुश्किल कर दूंगी तुम लोगों का। मिनी ये सच जानकर हैरान रह गई थी और तभी सोमेश अपनी चुप्पी तोड़ता है और जवाब देता है। देखो मिन्नी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा तो तुम शादी करने से मना कर दोगी। इसलिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। मैंने तुमसे प्यार किया था, इसलिए मैं इन सब बातों को भूल गया। अपनी बकवास बंद करो, हमें और बेवकूफ बनाने की सोचना भी मत। चल बेटी मेरे साथ, यहाँ नहीं रहना अब। नहीं आंटी, हम लोगों को माफ कर दीजिए, मेरे भैया भाभी से बहुत प्यार करते हैं, वो उनके बिना नहीं रह पाएंगे। प्लीज आंटी, इन दोनों को अलग मत कीजिए। हाँ सासू माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, प्लीज मिन्नी को मुझसे अलग मत कीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, प्लीज। नहीं, तुम लोग नौटंकीबाज हो, तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ। चल मिनी जल्दी चल। सोच क्या रही है? अब मुझे ऐसे घटिया जगह पर एक मिनट भी और नहीं रहना, बस। माँ नहीं, आप जाइए, मैं यहीं रहूंगी। माँ मेरी अब शादी हो चुकी है, मैं अब पराई हो चुकी हूँ। बेटा, लेकिन इस घर में धोखेबाज लोगों के साथ? नहीं माँ, आप ही सोचिए, अगर मैं ऐसे ही आपके साथ चली आई तो आपकी कितनी बदनामी होगी, वो भी उस बेटी की वजह से जिस पर आपको बहुत गुरूर था। माँ, मैं अपनी वजह से आपका नाम खराब नहीं होने दे सकती। मेरी शादी हो चुकी है और मुझे ये रिश्ता निभाना ही होगा। एक बार और सोच ले मिनी। बेटा प्लीज। हाँ माँ, मैंने सोच लिया है, जिस रिश्ते की शुरुआत मैंने कर दी है मुझे अब उसे निभाना ही होगा।
माँ, चाहे जो भी हो। ठीक है बेटी, मुझे तुझ जैसी बेटी पर गर्व है, लेकिन इन लोगों से बचकर रहना। मुझे तो इन लोगों पर भरोसा नहीं है। और हाँ सोमेश, मेरी बेटी का ध्यान रखना, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। जी सासू माँ, जरूर। इन सब हालात से मिनी और पूजा रोने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं। अच्छा बेटी, जाती हूँ, ध्यान रखना। ठीक है माँ। और पूजा रोते हुए वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर पूजा की माँ की बातें सुनकर कात्यायनी को और भी गुस्सा आ जाता है। धमकी तो ऐसे दे रही है जैसे कहीं की महारानी हो। चिंता मत कर, तेरी बेटी का जीना हराम तो मैं ही करूंगी। हाँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन सोमेश किसी आदमी से मिलने के लिए एक होटल में जाता है। उसका नाम निखिल था, मिनी का एक्स बॉयफ्रेंड। और सोमेश भाई कैसे हो? बस ठीक हूँ। उम्मीद है कि काम तो अच्छा ही चल रहा होगा। हाँ हाँ, अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा चल रहा है। जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही हो रहा है। मिन्नी की माँ को सब पता चल चुका है। आज हमारे घर से रोते हुए गई है और उसकी माँ के जाने के बाद मिन्नी भी बहुत रो रही थी। हाँ, यही तो मैं चाह रहा था। उन दोनों को मैं जितनी प्रॉब्लम देता हूँ ना, मुझे उतनी ही खुशी मिलती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि निखिल ने ही ये सब करवाया था। दरअसल ये सोमेश को और उसके परिवार वालों को इस काम के लिए पैसे भी देता था। हाँ और क्या, जाहिर सी बात है कि तुम्हें खुशी तो मिलेगी ही। उन लोगों ने भी तो तुम्हारे साथ कितना गलत किया था। मिन्नी ने तुम्हें धोखा दिया था और तुम कितने डिप्रेशन में चले गए थे। हाँ यार, जब भी मैं उन दोनों को याद करता हूँ तो पागल सा हो जाता हूँ। ओह, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें फिर से वही दिन याद दिला दिया क्या? नहीं नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी तो मैं उन माँ बेटी से बुलवाऊंगा एक दिन, देख लेना। हाँ, मिन्नी खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन सोचा नहीं था कि ऐसी खूबसूरत लड़की ऐसा भी कर सकती है। हाँ सोमेश भाई, मिन्नी की भोली और खूबसूरत शक्ल पर बिल्कुल भी मत जाना तुम। बाहर से गुलाब का फूल और अंदर से कांटे ही कांटे भरे हुए उसमें। अच्छा, ऐसी बदमाश लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसी लड़की की वजह से मैं किसी और दूसरी लड़की पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक। अरे निखिल भाई, गुस्सा मत करिए। ये लीजिए ड्रिंक। और आज आपका जन्मदिन है तो आपको थोड़ा कूल डाउन हो जाना चाहिए आज। और वैसे भी आपका सारा काम तो हम लोग कर ही रहे हैं ना। फिकर नॉट यार, जस्ट चिल। हाँ सोमेश भाई, अगर तुम ना होते तो मेरा बदला पूरा भी नहीं हो पाता। कोई बात नहीं निखिल भाई, जो लोग अच्छे होते हैं ना, उनकी मदद के लिए तो भगवान भी आ जाते हैं। और मैं तो सिर्फ एक इंसान ही हूँ। हाँ वही तो सोमेश भाई। अच्छा कुछ खाओ तो, तब से मैं तुम्हें पका ही रहा हूँ। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सुन सोमेश, मैं चाहता हूँ कि अब तू मिन्नी के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर, उसे बहुत परेशान कर, ताकि उसका दिल बिल्कुल टूट जाए जैसा मेरा टूटा था। ओके डन। आखिर मिनी का पति और ये निखिल मिनी के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे थे, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर, सोमेश उस दिन निखिल के साथ ही होटल में रुकता है और पार्टी करता है। अगली सुबह तक मिनी उसका इंतजार कर रही थी। अभी तक ये नहीं आए, पता नहीं आजकल क्या हो गया इन्हें, घर में और भी लेट से आते हैं। तभी सोमेश घर आ जाता है। आप ना मेरा कॉल उठा रहे हैं और ना कभी बताते हैं कि आप घर लेट आएंगे। आखिर हो क्या गया है आपको? कुछ नहीं, बस मेरा मन मेरा घर है, मैं जब चाहे तब आऊंगा। ये किस तरीके से बातें कर रहे हो तुम सोमेश? अरे यार, आजकल तुम बहुत भेजा खाती हो। अरे पति सुबह सुबह घर आया है तो ये नहीं कि उसे चाय पूछे, नाश्ता पूछे, लेकिन नहीं, मैडम को तो क्वेश्चन पूछने हैं। अरे पर क्या पर? ये घर तो कम ही लगता है, पुलिस स्टेशन ज्यादा लगता है, जहाँ पर कैदियों से बस सवाल पर सवाल पूछे जाते हैं। अरे जाओ यार, मेरे लिए जरा पानी लेकर आओ पहले। सोमेश का ये व्यवहार देखकर मिन्नी रोने लगती है। सोमेश, तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम ऐसे अजीब तरीके से बातें क्यों कर रहे हो मुझसे? चलो ठीक है, तुम्हें पानी नहीं देना, चाय नहीं देना, मत दो, मैं सोने जा रहा हूँ। और वो बिस्तर पर लेट जाता है। मिनी सोमेश को रोकती है। सोमेश, सोमेश प्लीज सुनो तो। लेकिन सोमेश कुछ नहीं सुनता और चुपचाप सो जाता है। क्यों, मिल गई अब तेरे कलेजे को ठंडक? मेरे बेटे को ना पानी दिया ना चाय दिया, बेचारा थका आ रहा आया था और ऐसे ही सो गया। हाँ सासू माँ, लेकिन सोमेश आजकल कितनी देर में घर आते हैं, कभी कभी तो घर आते भी नहीं। बाहर की दुनिया खराब है, इनके साथ कभी कुछ बुरा भी तो हो सकता है ना। वाह, अच्छा तो सोच नहीं सकती, लेकिन अपने पति के बारे में हमेशा बुरा ही सोचती रहती है। इसीलिए मेरा तेरे साथ बोलने का मन नहीं करता। जाकर अपना काम कर। और इसके बाद कात्यायनी अपना खाना बनाने लग जाती है। दरअसल कुछ दिनों से वो अपनी बहू के गुस्से के कारण अपना खाना खुद ही बना रही थी। सासू माँ, लाइए पूरियां मैं तल देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे तेरे हाथ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तू रहने दे।
कात्यायनी पूरियां तल ही रही थी कि अचानक से तेल वाली कढ़ाई गिर जाती है, जिससे कात्यायनी का पैर और हाथ जल जाता है। आह! सासू माँ, माँ! माँ! खुशकिस्मती से सोमेश उस दिन घर पर ही था, इसलिए वो जल्दी से अपनी माँ को उठाकर अस्पताल ले जाता है। कात्यायनी को अस्पताल ले जाया जाता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, 1 महीने में उनके सारे घाव ठीक हो जाएंगे, लेकिन तब तक इन्हें अच्छे से रेस्ट करना होगा। इन्हें कोई भी काम करने मत दीजिएगा। जी डॉक्टर, ठीक है। ओके डॉक्टर साहब, शुक्रिया। अभी कितने दिन एडमिट रखना होगा माँ को? 3 दिन कम से कम। ठीक है सर। वहाँ डॉक्टर कात्यायनी की मरहम पट्टी कर देते हैं। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वहीं 3 दिन में कात्यायनी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और सभी लोग घर पहुँचते हैं। माँ, अब आप खुद खाना बनाने की जिद मत करिएगा प्लीज। ठीक है बेटा। अच्छा माँ, आप ये दवाई खा लीजिए, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। हाँ ला दे। कात्यायनी दवाई खाती है। अब कात्यायनी की हालत बिल्कुल खराब थी, इसीलिए मिनी उसकी खूब सेवा करती है। वो टाइम पर अपनी सास को दवाई देती है और उसके घाव की ड्रेसिंग भी कर देती है। मिन्नी मेरी माँ की कितनी सेवा करती है, और एक मेरी बहन को देखो, हमेशा बाहर ही रहती है। माना कि जॉब करती है, लेकिन घर की भी तो कुछ जिम्मेदारियां होती है ना। सोमेश को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मिनी इतनी भी बुरी नहीं है जितना निखिल उसके बारे में बताता है। सोमेश सुनो, ये दवाई ले आओ माँ की। हाँ ओके, ले आऊंगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हेमा किसी चाय के ढाबे में बैठी हुई है और किसी औरत से बात कर रही है। वैसे मानना पड़ेगा हेमा, तुम्हारे पास दिमाग तो बहुत है, क्यों? अगर दिमाग ना होता तो यहाँ तक कैसे पहुँच पाती? अच्छा ये बताओ कि अब हमें और कितने पैसों की जरूरत है? हमारे पास करीब 10 लाख रुपए तो जमा हो चुके हैं, बस 4-5 लाख रुपयों की और जरूरत है। लेकिन इतने पैसों से हमारा काम हो तो जाएगा ना, पक्का? वैसे सच कहूँ तो अगर हमें एक अच्छे लोकेशन में रेस्टोरेंट खोलना है तो इतने पैसों से नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगा, मतलब वैसा नहीं हो पाएगा जैसा तुम और मैं सोच रहे हैं। तुम चिंता मत करो। वैसे अभी मेरे हाथ में एक मोटा आदमी लगा है, मैं उससे जितने पैसे मांगना चाहूँ मांग सकती हूँ। चलो अच्छा है, अगर ये बात है तुम करीब 10 लाख और जमा कर लो, तब हमारा काम और अच्छे से हो जाएगा। मतलब काम वैसा ही होगा जैसा हम चाह रहे हैं। मेरा सपना है कि मैं एक बड़ा सा रेस्टोरेंट एक अच्छी लोकेशन में खोल लूं, और मैं ये सपना पूरा करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, देख लेना। गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे डोंट माइंड हेमा, लेकिन ये बताओ कि वो मोटा आदमी तुम्हें इतने पैसे देता किस बात के लिए है? एक्चुअली मैंने उसके साथ कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड किया था, बस उसी टाइम उसकी कुछ तस्वीरें मैंने खींच ली थी। वाह, यू आर ब्रिलियंट हेमा। हाँ बिल्कुल, वो तो मैं हूँ ही। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कात्यायनी भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। वहीं कात्यायनी का मन बिल्कुल बदल चुका है और अब वो अपनी बहू को बहुत अच्छा मानने लगी है। मिनी बेटा, थोड़ा आराम कर ले, तू थक गई होगी। माँ जी। तभी सोमेश वहाँ आता है, वो भी बदल चुका था। सुनो मिन्नी, यहाँ आओ तो। हाँ बताओ ना, क्या बात है? अरे सबके सामने नहीं मिनी, थोड़ा इधर आओ तो। अरे बहू जा, चली जा। दोनों पति पत्नी थोड़ा कोने में जाकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ सोमेश? सोमेश एक गुलाब का फूल मिनी को देता है। मिनी खुश हो जाती है। ये तुम्हारे लिए। वैसे तो तुम डिजर्व पूरा गुलदस्ता करती हो, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो क्या हुआ, फूल तो फूल होता है ना। हाँ, बस तुम्हारी यही बात तो अच्छी लगती है मुझे। वाकई में बहुत समझदार बीवी मिली है मुझे। अच्छा, सोमेश अब वाकई में मिनी से प्यार करने लगा था, लेकिन वहीं निखिल को ये बात रास नहीं आ रही थी। इसीलिए निखिल और सोमेश के बीच अब इस बात को लेकर लड़ाइयाँ भी होने लगी थी। इस सोमेश को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा, धोखेबाज कहीं का। खैर, दूसरी ओर पूजा अपनी बेटी मिनी को लेकर बहुत परेशान है। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी। तभी डोरबेल बजती है और पूजा जाकर दरवाजा खोलती है। वहाँ कोमल और ममता आई थी। अरे तुम दोनों आओ। और पूजा, क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं देती तो? कुछ नहीं यार, आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती। तबीयत नहीं ठीक रहती या कुछ छुपाना चाहती हो हमसे? क्या मतलब है तुम लोगों का? मतलब ये कि हमें तुम्हारी बेटी के बारे में सब कुछ पता चल गया है। क्या हुआ? तू तो मिनी के ससुराल वालों की बहुत तारीफ किया करती थी। वो तो एकदम भिखारी निकले। शट अप। माना कि वो लोग गरीब है, लेकिन तुम दोनों जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। गरीबी सिर्फ पैसों से नहीं होती, बल्कि इंसान के चरित्र और व्यवहार से भी होती है। और तुम दोनों जैसा गरीब मैंने आज तक नहीं देखा। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ।
हाँ हाँ, हम लोगों का तो मुंह बंद करवा लोगी पूजा, लेकिन और कितनों का मुंह बंद करवाओगी? चल कोमल। और दोनों वहां से निकल जाती है। खैर कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन हेमा ऑफिस के काम से मनाली गई हुई थी। वाह कितनी अच्छी जगह है, काश यहाँ पर भी मेरा एक रेस्टोरेंट होता तो मजा ही आ जाता। और हेमा वहाँ की वादियों की और खुद की फोटो लेने लगती है। तभी वहाँ निखिल आ जाता है। हेमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछने वाली थी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, यहाँ पर मेरी मामी रहती हैं। 3 दिन में मामी की लड़की की शादी है, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। अच्छा चलो, अच्छी बात है, बड़ी लकी हो कि तुम्हारी मामी यहाँ पर रहती है। भाई हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। वैसे तुम किस होटल में रुकी हुई हो? वो ऑफिस की तरफ से ही बुक्ड है होटल, नाम है दिशा होटल। ओह, तुम चाहो तो मेरे होटल के रेस्टोरेंट में चल सकती हो। बस खाना पीना करना और यहाँ वापस चली आना। ओके चलो, वैसे भी बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ चलो। निखिल हेमा को कार से अपने वाले होटल के रेस्टोरेंट में ले जाने लगता है। अरे इतनी गर्मी हो गई और अभी तक तुम्हारा रेस्टोरेंट आया ही नहीं। हाँ, काफी दूर बना रखा है इन लोगों ने। बस 10 मिनट और फिर हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। ओके ओके। और हेमा कार में रखी हुई मैगजीन को पढ़ने लगती है कि तभी निखिल कार रोकता है। ओफो। क्या हुआ? और तभी निखिल हेमा का गला जोर से दबाने लगता है। हेमा चिल्लाने लग जाती है। तुझे तो मरना ही होगा, बहुत ब्लैकमेल कर रही थी ना तू मुझे। तुझे क्या लगा कि तेरे ब्लैकमेल करने से मैं डर जाऊंगा? बहुत पैसा खाया है ना तूने मेरा। ले अब मर और ऊपर जाकर ऐश कर। हेमा तड़पने लग जाती है पर निखिल उसे नहीं छोड़ता। तुझे तड़पते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तभी पीछे से एक इंस्पेक्टर आकर कार का शीशा तोड़ देता है और साथ में मिनी के ससुराल वाले भी वहाँ आ जाते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट, छोड़ दो उसे। घबराकर निखिल हेमा को छोड़ देता है। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, ये आदमी मुझे जान से मारना चाहता है। आप लोगों को किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? मिसेस मिनी जी ने। इन्होंने तुम्हारी फोटोज हेमा के बैग में देख ली थी और पता लगाया कि आखिर हेमा ने ऐसा क्यों किया। और तभी मुझे अपने आदमी से पता चला कि तुम हेमा को मारने की सोच रहे हो। क्या? और हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। हेमा के पास तुम्हारी कुछ पर्सनल तस्वीरें हैं जिसे दिखाकर ये आपसे पैसे ऐंठती थी और तुम हेमा से तंग आ गए थे, इसीलिए उसे यहाँ पर मारने आए थे। क्यों, सही कहा ना? निखिल अपनी नजरें नीचे कर लेता है। निखिल, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की सोची, लेकिन देख आज मैं खुश हूँ और उल्टा तू ही बर्बाद हो गया। हाँ, तूने मुझे मिन्नी के बारे में सारी गलत बातें बताई। दरअसल सच्चाई तो ये थी कि मिन्नी तुझसे प्यार ही नहीं करती थी। मिन्नी ने तेरा प्रपोजल ठुकराया था, इसीलिए तूने मिन्नी से इस बात का बदला लेने की सोची। हाँ हाँ हाँ, मैंने तुझसे दोस्ती सिर्फ इसीलिए ही की थी ताकि मैं तेरा फायदा उठा सकूं। तू दिखने में हैंडसम था तो मुझे लगा कि मिन्नी तुझसे एक ही बार में पट जाएगी, और ऐसा हुआ भी। घटिया इंसान, मैंने तुझसे सारी बातें झूठ कही ताकि तू मुझ पर भरोसा करके मेरे इस काम को करे। मैं मिन्नी को बहुत दुख देना चाहता था और इसका और इसकी माँ का घमंड तोड़ना चाहता था, क्योंकि इसकी माँ ने भी इसका ही साथ दिया। मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी मुझे नहीं समझ सकी। एक बात याद रखना निखिल, मैंने सुमेश से इसीलिए प्यार किया क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं है। तुम एक घमंडी और बिगड़े हुए लड़के हो और तुम किसी लड़की का ना का मतलब नहीं समझते। अपने गुस्से के चलते तूने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की सोची और ऊपर से दोस्ती के ऊपर मेरा भरोसा तोड़ा ही तोड़ा। मैंने सोचा था कि तू सच बोल रहा है और एक अच्छा इंसान और सच्चा इंसान है, लेकिन मालूम नहीं था कि इस मासूम चेहरे के अंदर एक खतरनाक शैतान छुपा हुआ है। आप सभी को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर निखिल के कॉलर को पकड़कर खींचते हुए उससे मिले जाता है। चल। खैर निखिल और हेमा दोनों पर कार्रवाई शुरू होती है। जहां निखिल को अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए सजा होती है, वहीं दूसरी ओर हेमा को निखिल को ब्लैकमेल करने के जुर्म में सजा मिलती है। सोचा नहीं था कि मेरी बेटी ऐसा करेगी। सासू माँ चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, जैसे बाकी चीजें ठीक हुई हैं, वैसे ये सब चीजें भी ठीक हो जाएंगी। हाँ बच्चों, चलो महादेव की कृपा से अब सब अच्छा हो गया है। इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं और दोबारा कोई परेशानी नहीं आती।